कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज या गाड़ी के चलने की आवाज, ऐसी कोई आवाज आए, आपको पता होता है कि कुछ वाकया हुआ है, परंतु उससे आपका ध्यान भंग नहीं होता। वह साक्षी भाव है। साक्षी भाव ऐसा भाव है जहां आपके सामने सब कुछ होता है, पर आपके समय आप कुछ ही तरह की प्रतिक्रिया नहीं देते। ये इसे समाधि भी कहते हैं। पत्री जी इसे समाधि कहते हैं। ऐसा समय जब आपको पता है कि कुछ होता है, परंतु किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आती अंदर से। ये ध्यान का दूसरा अनुभव है। ध्यान का तीसरा अनुभव है सूक्ष्म शरीर की यात्रा। हम आंखें बंद करते हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं और कहीं चले जाते हैं। कभी कभी किसी अन्य ग्रहों के लोगों से मिलके आ जाते हैं। कभी कभी ऐसी वादियों को देख लेते हैं जिसको हमने कभी इस जगत में देखा ही नहीं। ऐसे पहाड़ों को, ऐसी नदियों को देख लेते हैं जिसको हमने कभी देखा ही नहीं। तो यह तीसरा अनुभव है कि कभी ऐसी। अभिषेक जी म्यूट कर दीजिए प्लीज। एक मिनट सर, मैं आपको को होस्ट बना दे रहा हूँ, बाकी सबको म्यूट कर रहा हूँ। तो ध्यान का जो तीसरा अनुभव है, मैंने आपको बताया, वह अनुभव हमें सूक्ष्म जगत की यात्रा कराता है, अन्य लोगों की यात्रा कराता है। हमें अपना विराट स्वरूप पता लगता है। हमें पता लगता है कि हम केवल इस जगत के जीव नहीं हैं, हमारी उपस्थिति अन्य जगतों में भी है। हमें पता लगता है कि हम और भी जीवों के साथ संपर्क कर सकते हैं। यह एक अनुभव है। हमें पता लगता है कि हम शरीर से अलग हैं। आम तौर पे हमें यह लगता है कि यह शरीर ही मैं हूं, मैं आयुष, जो इस शरीर, ये आयुष और शरीर एक ही है। जो मैं असली व्यक्ति है, जो मेरे अंदर है, वो और ये शरीर एक ही है। परंतु ध्यान में हमको पहली बार पता लगता है कि ये शरीर के बाहर हूं मैं इस शरीर में नहीं हूं, शरीर के बाहर हूं। तो तीसरी सूक्ष्म यात्रा होती है। चौथा होता है ज्ञान, जिसे बुद्धत्व कहते हैं, बोध हो जाना कहते हैं, केवल्य ज्ञान हो जाना कहते हैं। एक स्प्लिट सेकंड में आपको सब कुछ ज्ञान मिल जाता है। आपको पता लग जाता है कि आपका असली स्वरूप क्या है। ऐसा कैसे होता है कि बुद्ध ने इतने साल तपस्या की और एक रात को वो वृक्ष के नीचे बैठे और ज्ञान मिल गया, या महावीर को ज्ञान मिल गया, या और अन्य बुद्धों को ज्ञान मिल गया। ये एक ध्यान में हमें ज्ञान मिलता ही है, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो स्वतंत्र हो जाती है, शांत हो जाती है। वो मन शांत हो जाता है तो बुद्धि के पास बहुत सारा खाली जगह बचती है, तो हमारी बुद्धि का विकास होता है। परंतु एक ऐसी स्टेज आती है जब ये सब कुछ ज्ञान एक साथ आपके ऊपर आपको मिल जाता है। वह चौथा आयाम है। अब ये एक के ऊपर एक है ऐसा नहीं है, अलग अलग श्रेणी के ज्ञान है, अलग अलग श्रेणी के एक्सपीरियंस है। तो मास्टर्स, आपको कहीं पर भी इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस आए तो इसे सामान्य भाव में स्वीकार कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। किसी एक्सपीरियंस के साथ चिपकना नहीं है, किसी एक्सपीरियंस को हमें अनुवादित नहीं करना है, उसका मतलब खोजने की कोशिश नहीं करनी है। पत्री जी कहते हैं नेवर एनालाइज। जो चलता है, जो मिलता है, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले। आप जब मंदिर जाते हैं तो प्रसाद हाथ में लेते हैं तो प्रसाद का स्वाद कभी नहीं तौलते, मीठा है, खट्टा है, क्या है, कैसा है वह, है ना, कितना घी डला है, क्या डला है। उस समय जो हमारा भाव होता है वो एक धन्य भाव होता है कि जो भी मिला वह धन्यवाद। इस तरह से ध्यान में जो भी मिले वह प्रसाद है। जब हम किसी चीज की मांग करते हैं, जो भी मिलता है वो हमेशा कम लगता है। परंतु जब हम कोई मांग नहीं करते, कोई डिमांड नहीं करते, जो भी मिलता है वह प्रसाद। तो ये चार तरह के एक्सपीरियंस है। कुछ भी मिले वह सब अच्छा है।
हम लोग ध्यान के लिए अब बैठेंगे, कुछ देर ध्यान करेंगे। मेरे देखते ध्यान और नींद में कोई अंतर नहीं है। जब आप अपने आप को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, तो वो ध्यान हो या नींद हो, उसको डिफरेंशिएट करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमेशा यह सवाल मन में आता है कि कहीं मैं सो तो नहीं गया। एक ध्यानी ध्यान में सो जाता है और सोते समय ध्यान करता है। ध्यान और नींद उसके लिए एक जैसी होती है। जब वह सोता है तब भी ध्यान में होता है, जब ध्यान करता है तब ध्यान में होता ही है। तो इस चीज की बिल्कुल चिंता मत करें। केवल एक चीज को साधें, अपने आप को छोड़ने का प्रयास। इस पेन को मैंने पकड़ा हुआ है, मुझे इस पेन को पकड़ने के लिए प्रयास करना है, परंतु इसको छोड़ने के लिए मुझे केवल हाथों को खोल देना है, कोई प्रयास नहीं करना। तो इस तरह से आज हम अपने आप को पूरा खोल देंगे, जो भी होता है उसे होने देंगे, कहीं कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, कोई बंधन नहीं डालेंगे, जो होता है हो जाने देंगे। आंखें बंद कर लें। अगर मोबाइल ऑन है तो उसे स्विच ऑफ कर लें। अगर ऐसा लगता है कि आपके परिवार में आपको बुलावा आने वाला है तो पहले बता दें। आधे घंटे आप ध्यान में रहेंगे, अपने आप को बिल्कुल छोड़ देंगे, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं करेंगे। आंखों को बंद कर लें, पैरों को लॉक कर लें, उंगलियों को क्रॉस कर लें। थोड़ा सा शरीर को हम ढीला करेंगे। शरीर को ढीला करने के लिए जो हमने कल किया था वह फिर से करेंगे। पैरों से शुरू करके पैरों को थोड़ा सा हिलाएंगे और ढीला छोड़ देंगे। हिलाना हमें यह बताने के लिए कि जो भी तनाव इन पैरों में इकट्ठा है, अब हमने उसे छोड़ दिया है, गिरा दिया है। एड़ी को थोड़ा सा हिलाएंगे, तलवों को फैलाएंगे और निचोड़ देंगे, फैलाएंगे, निचोड़ देंगे। पैरों की पिंडलियों को कसेंगे, ढीला छोड़ देंगे, कसेंगे, ढीला छोड़ देंगे। हर बार जब शरीर को ढीला करें तो सांस बाहर की तरफ निकालें और सांस को भी सस्पेंड कर दें। जैसे हम किसी फुग्गे को जब छोड़ देते हैं तो कैसे उसमें से हवा निकल जाती है, ऐसे फेफड़ों को खाली छोड़ देंगे। जांघों को कसेंगे, ढीला छोड़ देंगे, कसेंगे, ढीला छोड़ देंगे। अपनी सेक्स ऑर्गन को अंदर खींचें और फिर छोड़ दें। दो एक बार और अंदर खींचें, छोड़ दें। सांस अंदर लेंगे, नेवल को, नाभि को फुलाएंगे, बाहर निकालेंगे और फिर सांस को छोड़ देंगे। छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करना, बस पेट के बंधन को, छाती के बंधन को खोल देना है। फिर से फुलाएंगे और छोड़ देंगे। छाती को फुलाएंगे, सांस अंदर लेंगे और फुलाएंगे, सांस बाहर छोड़ देंगे और छाती को ढीला कर देंगे। कंधों को गोल घुमाते हुए आगे ले जाएं, ऊपर ले जाएं और फिर पीछे की तरफ खींच लें और रीढ़ की हड्डी को आसमान की तरफ खींच दें, लंबा कर दें। बैठे बैठे अपनी रीढ़ की हड्डी को लंबा कर दें। छाती बाहर, कंधे पीछे, रीढ़ की हड्डी खींची हुई। और फिर अपने बैक रेस्ट में रीढ़ को चिपक जाने दें, छोड़ दें।
हाथों की उंगलियों को हिलाएं, उंगलियों को मोड़ें और ढीला कर दें। हर बार ढीला करते करते यह बोले, मैं शांत हो रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, शांत हो रहा हूं, छोड़ रहा हूं। हाथों के पंजे को कसें, फैलाएं, ढीला छोड़ दें, कसें, ढीला छोड़ दें, कसें, ढीला छोड़ दें। फोर आर्म्स को, बाहों को कसें, कसने के साथ सांस अंदर और ढीला करते हुए सांस बाहर। मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। भुजाओं को कसें, अपर आर्म्स को कसें और ढीला छोड़ दें। सांस अंदर लेते हुए कसें और छोड़ते समय देखें सारा तनाव निकलता जा रहा है। गर्दन को घड़ी की दिशा में 3 बार गोल घुमाएं। ऊपर ले जाते हुए सांस खींचें, नीचे लाते हुए सांस छोड़ दें। सांस लें, सांस छोड़ दें। छोड़ने का भी कोई प्रयत्न नहीं, केवल नासिका के रास्ते को खोल देना है और सांस अपने आप बाहर निकल जाएगी। एक बार और छोड़ दें। घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं, सांस अंदर खींचें और छोड़ दें। अंदर खींचें, फिर छोड़ दें। आगे पीछे 3 बार। सांस लेते हुए पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे। गर्दन में बैठा हुआ तनाव पूरी तरह से बाहर निकल गया है। दोनों कानों को कंधे से टच करना है। पहले राइट साइड ले जाएं, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए सीधा, इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड, एक्सहेल करते हुए सीधा, इनहेल करते हुए राइट साइड, एक्सहेल करते हुए सीधा, इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड, एक्सहेल करते हुए सीधा, इनहेल करते हुए राइट साइड, एक्सहेल करते हुए सीधा, इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड। आंखों की पुतलियों को 3 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। 3 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं। शरीर शांत हो गया है, शांत हो गया है। 3 बार मुंह को फुलाएं और छोड़ दें। गहरी सांस पूरी ताकत के साथ फुलाएं और छोड़ दें। फुलाएं और छोड़ दें। पूरा शरीर स्थिर, पूरे शरीर को फ्री छोड़ दें। अपनी तरफ से कोई हलचल नहीं, कोई चलन नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, सब कुछ ढीला छोड़ दें। जो होता है हो जाने दें, किसी तरह का कोई प्रयास नहीं। ध्यान का अर्थ है कोई प्रयास नहीं करना, सब प्रयासों को छोड़ देना है। मन में जो चलता है चलने दें, किसी तरह की छेड़खानी ना करें। विचार आता है आने दें, रुकता है रुकने दें, जाता है जाने दें। हर विचार को छोड़ते जाएं। छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया।
हर नए विचार को देखें और छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दिया, छोड़ दिया, ये विचार को छोड़ दिया। जो होता है हो जाने दें। कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ पाना नहीं, कुछ खोजना नहीं है, कुछ प्रयास नहीं, कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है। जैसे आपके खिड़की का पर्दा हवा के साथ अंदर बाहर होता है, इसी तरह से अपने आप को छोड़ दें। जहां आपकी सांस जाती है वहां चले जाएं। सांस अंदर आती है, अंदर चले जाएं। बाहर जाती है, बाहर चले जाएं। और जाने का भी प्रयास नहीं, बस सांस के ऊपर बैठ जाएं, सांस के झूले पे झूलते रहें। जो है सो है।
Just 1 minute. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों पर रखें। और इसी अंधेरे में आंखों को खोलें। आंखों को खोलने में समस्या हो, शरीर को हिलाने में समस्या हो, तो कोई जबरदस्ती नहीं करें। जैसा है वैसा ही छोड़ दें। कुछ समय बाद अपने आप आंखें खुल जाएंगी। कोई कुछ बोलना चाहता है? अंदर से आवाज आए तो ही बोलें। बोलना आवश्यक नहीं है, परंतु अगर अंदर से आवाज आए तो उसे रोकना भी नहीं। मैं बोलना चाहती हूँ आयुष जी, बहुत बढ़िया ध्यान लग नहीं रहा था कि आंखें खोली जाए, और पता ही नहीं लगा टाइम का कि अभी ऐसा लगा था अभी तो आंखें बंद करके बैठे थे, अभी आंखें खुल रहा है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। और जी जब रिलैक्स हुए ना, इतने रिलैक्स हुए कि सीधे ध्यान में उतर गए। रिलैक्स से ही ध्यान में चले गए। कितना आसान है ध्यान, और हम कितना मुश्किल बना देते हैं। जटिल ध्यान नहीं है, जटिल हम है। हमने अपने आप को कई जालों में उलझा के रखा हुआ है, और हम सोचते हैं कि ध्यान हमारे उन जालों में फिट हो जाए। हम जब ध्यान करने जाते हैं तो दुनिया भर के प्रयास करते हैं ध्यान में उतरने के। ध्यान एक प्रयास रहित प्रयास है। जब आप कुछ भी नहीं करते तो जिस स्थिति में आप होते हैं वो ध्यान होता है। हम जब शरीर को रिलैक्स कर देते हैं तो कुछ भी नहीं है, तो जहां हम उतरते हैं वही ध्यान। तो कुछ बात करनी है या क्लास यहीं पे छोड़े? इतना अच्छा ध्यान करने के बाद। सर मैं तो ध्यान में पता नहीं, शुरू में तो बिल्कुल खो गई थी, उसके बाद किसी बर्तन की दुकान पे पहुंच गई थी,
और अच्छे अच्छे चम्मच, बड़े बड़े चम्मच खरीद रही थी, तो समझ गई सर्विंग का टाइम आ गया है। गुड गुड गुड। और फिर वापस आ गई। हाँ। तो मास्टर्स, हम थोड़ी सी बात करते हैं हमारे मित्र जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की। जोनाथन सर सबको म्यूट कर दीजिएगा। तो जोनाथन हमारा मित्र जो, आप भी म्यूट हो गए सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो हमारे जीवनों का ही चित्रांकन इस किताब जोनाथन लिविंगस्टन सीगल में किया हुआ है। हम में से कोई एकाध व्यक्ति जो इन बंधनों को समाज के, परिवार के, जगत के और स्वयं के द्वारा स्थापित बंधनों को तोड़ के निकलने के लिए जो सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है, वह जोनाथन लिविंगस्टन सीगल पक्षी के रूप में इस किताब में चित्रांकित किया हुआ है। हब सम के अंदर एक पुकार है जिसको हमने किन्हीं कारणों से दबा दिया है। वो पुकार बार बार मचलती है, हमें अपने कवच के बाहर आने के लिए प्रेरित करती है, परंतु उसे बहुत सारी रेत के अंदर, मिट्टी के अंदर पैक करके हमने रख दिया है। हम पीएसएसएम मूवमेंट में जो ध्यान में आए हैं, यह कोई इतनी आसान बात नहीं है मास्टर्स। दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, यह ध्यान सबको उपलब्ध है। यह संस्था सबको सिखाने के लिए तत्पर है। भारत की आबादी 150 करोड़ है। कुछ चुनिंदा लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग, 10 लाख लोग इस तरफ आकर्षित होते हैं। हम उस जोनाथन लिविंगस्टन सीगल के जैसे हैं जो इन बंधनों को तोड़ने के लिए तत्पर है, इनसे बाहर आने की कोशिश में है। हमें ये याद रखना है कि यह समाज के जो बंधन है, परिवार के बंधन है, ये एक आम आदमी को, आम व्यक्ति को एक व्यवस्थित दुनिया में रहने के लिए, कि अपराध ना हो, आपाधापी ना हो, कंफ्यूजन ना हो, लेकिन एक आम व्यक्ति के रहने के लिए है। हम इन बंधनों से काफी ऊपर हैं। हमें अपने आप का स्वरूप समझना चाहिए और एक एक बंधन को तोड़ते जाना चाहिए और आगे अपने जीवन को उन्मुक्तता के साथ जीना चाहिए। तो इस कहानी में कल हमने देखा कि जहां पूरी दुनिया के पक्षी सुबह होते ही समुद्र के तट से थोड़ा अंदर जाते हैं और मछलियों के लिए लड़ाई झगड़े करने की तैयारी करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, हमारा जोनाथन लिविंगस्टन पक्षी, उसे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वह अपनी उड़ान में निकल जाता है आसमान में, ऐसी जगह जहां, ऐसी उड़ान जहां पे आज तक कोई पक्षी नहीं गया हो, कोई सीगल नहीं गया हो। बाकी पक्षियों के लिए उड़ने का पर्पस, उड़ने का एकमात्र उपयोग है कि भोजन तक पहुंच पाना। हमारा जोनाथन, उसके लिए उड़ने का मतलब है केवल उड़ना और उड़ने में ही आनंद पाना। वह यह देखता है कि एक पक्षी के पास कितनी असीम क्षमताएं हैं। वह सब करतब करता है जो कभी किसी पक्षी ने नहीं किया। उसे पहली बार पता लगता है कि एक पक्षी इतना ऊंचा उड़ सकता है, इतना तेज उड़ सकता है, इतनी कलाबाजियां खा सकता है। उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि बेटा, उड़ने का एकमात्र उपयोग है खाना ढूंढना। तुम केवल खाना ढूंढने के लिए क्यों नहीं उड़ते हो? जोनाथन कहता है, मेरे लिए उड़ने का एक ही अर्थ है, केवल उड़ना।
और अपने आप को खोजना और असीमित संभावनाओं को तलाशना जो एक समुद्री पक्षी के पास है। वह रोज नई कोशिशें करता, गिरता, कभी कभी माता पिता की बात मानकर झुंड में वापस चला जाता, वही झगड़े, वही रोज दाल रोटी के लिए संघर्ष, मछलियां पाने के लिए संघर्ष, एक एक मछली के लिए झपटना। वो कुछ समय यह करता है, एक हफ्ते के बाद थक जाता है और मुंह में दबाई हुई मछली को छोड़ देता है, जिसे पीछे आता हुआ एक पक्षी अपने मुंह में दबोच के निकल जाता है। और यह वापस आता है, फिर कोशिश करता है। पहली बार में 100 फीट ऊंचा उड़ने की कोशिश, दूसरी बार में 500 फीट ऊपर, 1000 फीट ऊपर उड़ने की कोशिश, अलग अलग तरह की कलाबाजियां खाना, गिर जाना। एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कल हमने जब कहानी जहां पे छोड़ी थी, हमारा दोस्त जोनाथन गिर गया समुद्र में और चांदनी रात में वो उड़ता हुआ समुद्र के किनारे जा रहा था। उसके अंदर यही आवाज आ रही थी कि तुम उड़ भी क्यों रहे हो, क्योंकि कोई समुद्री पक्षी रात को नहीं उड़ता, वह तो सुबह उड़ते हैं केवल खाने की तलाश में। तो यह उसी बात को मानकर चलता जाता है और अपने आप को समझाता है, जैसे हम अपने आप को समझाते हैं जब हम हार जाते हैं, हम अपने आप को समझाते हैं। जोनाथन कहता है कि हाँ, सही में मैं केवल एक समुद्री पक्षी ही तो हूं। अगर मैं समुद्री पक्षी से कुछ ज्यादा होता, अगर उड़ना ही मेरी नियति होती, तो मेरे अंदर नक्शे बने होते। मेरी आंखें, अगर रात को मैं उड़ने का मेरी नियति होती, तो मेरी आंखें उल्लू के जैसे बड़ी बड़ी होती। वो तो नहीं है, छोटी छोटी हैं। और मेरे पंख फैले फैले नहीं होते। तो ये सीगल पक्षी जो होता है, इसका एक पंख 1 से 1.5 मीटर लंबा होता है। जब ये अपने दोनों पंख फैलाता है तो 2, 2.5, 3 मीटर चौड़ा हो जाता है। तो यह कहता है कि अगर मेरा तेज उड़ना ही मेरा स्वभाव होता, तो मेरे बड़े बड़े पंख नहीं, चील के जैसे छोटे छोटे पंख होते, जिनको मैं आपस में समेट लेता और एक रॉकेट की रफ्तार से निकल जाता। तभी इसे समझ आता है, छोटे छोटे पंख, अरे हाँ, अगर मुझे तेज उड़ना है तो मुझे अपने पंखों का विस्तार कम करना पड़ेगा। इतने चौड़े पंखों के साथ तो तेज उड़ा ही नहीं जा सकता। और इसके दिमाग में फिर बिजली कौंध जाती है कि क्यों ना हो, अगली बार मैं जब और ऊंची उड़ान भर के नीचे की तरफ आऊं, तो अपने पंखों का विस्तार कम कर लूं और फिर मैं कोशिश करता हूं कि और ऊंचा जाके तेज छलांग नीचे की तरफ मारूं। तो आज हम कहानी यही से शुरू करते हैं। छोटे छोटे पंख, अरे हाँ, बाज जैसे छोटे छोटे पंख, यही तो हल है। मैं भी कैसा मूर्ख हूं, मुझे तो बस नन्हे नन्हे पंख चाहिए। मुझे बस अपने ज्यादातर पंखों को समेटकर सिर्फ उनके छोरों की मदद से उड़ते चले जाना है। पूरे पंखों से नहीं, केवल पंखों के किनारों से उड़ते जाना है। वह सागर की अंधेरे में ही फिर 2000 फीट की ऊंचाई पर गया और इस बार उसने अपने पूरे पंखों को फैलाया नहीं, केवल अपने पंखों के कोनों को फैलाया और फिर 2000 फुट की ऊंचाई से नीचे आया। हम सबके लिए यह मैसेज है कि अगर हमें अपना पर्पस क्लियर हो, तो हम जब भी हारेंगे, उस हार के साथ हम थके हुए, झुके हुए कंधों के साथ घर वापस आएंगे। लेकिन अगर पर्पस क्लियर हो, तो हम फिर उठेंगे और उस हार में भी जीत का एक नया आयाम ढूंढेंगे और फिर उस इम्पॉसिबल को पाने की कोशिश करेंगे। हवा उसके सिर पर जोरदार गर्जना करते हुए आई। 70 मील प्रति घंटे की, 90 मील प्रति घंटे, 100, 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वह नीचे उतरा। डैनो के अब जितनी तेजी से वह आ रहा था, अब हवा का दबाव उतना ज्यादा नहीं था जो पहले कम स्पीड में उतरने में था। पल भर के पहले उसने अपने सारे इरादे भुला दिए। उसने जो जो प्लानिंग की थी, जो जो अपने साथ प्रॉमिस किए थे कि मैं अब नहीं उड़ूंगा, मैं अब एक सीगल के जैसे, एक समुद्री पक्षी के जैसे ही जीऊंगा, वही
जैसे मेरे बाकी मित्र सुबह सुबह निकल जाते हैं एक मछली की दौड़ में, मैं भी वही करूंगा। लेकिन उसने अपने सारे वह इरादे भुला दिए। वह शानदार तेज हवा उसे उड़ा के ले गई। उसने सोचा कि अब उसके पास उन वादों को तोड़ने का कोई बोझ नहीं था जो उसने खुद से कर लिए थे। ऐसे वादे तो उन सीगल्स के लिए हैं जो मामूली चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। जिसने सीखने के दौरान शिखर को छू लिया, उसके लिए वादों की कोई आवश्यकता नहीं। कितनी सुंदर बात की है। हम छोटे छोटे वादों में अपने जीवन को बांध लेते हैं। मैं अभी वृंदावन में एक कार्यक्रम हुआ था PSSM का, मैं ट्रेन से जाता था तो मैंने देखा एक महिला से मित्रता हुई। सुबह 12-1 बजे हम वाराणसी वहां वृंदावन पहुंचने वाले थे। सुबह हम लोगों ने उठते से ही 8 बजे नाश्ता करा। वह लड़की भी रात शाम साथ ही में ट्रेवल कर रही थी। हमने देखा उसे बहुत जोर से भूख लगी है। उसके सामने हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, उसकी बहुत इच्छा है नाश्ता करने की। हमने कहा तुम भी खाओ साथ में मिलके। तो बोलती नहीं, मेरा प्रण है कि मैं जब तक भगवान को नहला नहीं लूंगी, 1 घंटे पूजा अर्चना नहीं कर लूंगी, तब तक मैं अन्न को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। हमने कहा ठीक है, भगवान को ये भी तो पता है कि तुम ट्रेवल कर रही हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज पॉसिबल नहीं है, तुम कहाँ 2 बजे 3 बजे 4 बजे अपने गंतव्य पे पहुंचोगी। तो जो है उसका नाश्ता करो, ठीक है। ऐसी साधना की भी क्या आवश्यकता जो जीवन के विपरीत हो। तुम जहां पहुंचोगी वहां इतनी गर्मी का मौसम है, हालत खराब हो रही है। परंतु हमने क्या है, अपने आप को छोटे छोटे वादों में बांध दिया है। हम विराट स्वरूप को नहीं देखते, हम छोटे छोटे वादों में अपने आप को बांध लेते हैं। छोटी छोटी क्षमताओं में अपने आप को सीमित कर लेते हैं, छोटे छोटे दायरों में। हमको लगता है हम यहीं तक पहुंच सकते हैं, इसके आगे पहुंचते नहीं। तो वहीं पर एक बाउंड्री वॉल निर्मित कर लेते हैं और बस सुरक्षित रूप से उसके अंदर जीते हैं। हमारा जोनाथन ये कहता है कि यह सब वादे तो उन लोगों के लिए हैं जो एक सामान्य सा भौतिक जीवन जीते हैं। एक पराभौतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति वह सब इन वादों में नहीं बनता। उसका तो एक ही पर्पज है, अपने विराट स्वरूप को खोजना, अपने विराट स्वरूप को ढूंढना, उसे पाना। उसके लिए बाकी सब बलिदान देने के लिए वह तैयार हो जाता है। वह जीवित था, खुशी से 5000 फुट की ऊंचाई तक वह चला गया। वह खुश था, हल्के हल्के थर्राता था, गर्व करता था कि पहली बार कोई सीगल 5000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गया। फिर बिना किसी विचार के उसने अपने डंडे अंदर समेटे और 5000 फुट की ऊंचाई से वह फिर नीचे समुद्र की तरफ गोता लगा दिया। 4000 फीट तक आते आते वह अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। हवा की आवाज एक ठोस धड़कती हुई दीवार जैसी, जिसके खिलाफ वह और तेजी से अब नहीं बढ़ सकता था। अब वह 214 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे नीचे उतर रहा था। उसने थूक निगला और वह जानता था कि इस रफ्तार पे अगर वो थोड़ा से भी डगमगाया तो उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। नीचे आते आते उसने एक बहुत बड़ा अपने मित्रों का सीगल का झुंड देखा। उसे पता था कि अगर यह सीगल के झुंड में वह टकराया तो उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। परंतु भगवान ने उसका साथ दिया। वह इस झुंड के बीच को चीरता चीरता बीच में से सफलतापूर्वक नीचे उतरा। अब उसके ख्यालों में विजय ही वजह थी। गति की चरम सीमा 214 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक समुद्री पक्षी, यह तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। झुंड के इतिहास में सबसे बड़ा क्षण। उसी क्षण में जोनाथन लिविंगस्टन सीगल के नए द्वार खुल गए। उड़ते हुए अभ्यास में अपने एकाकी क्षेत्र में उसने 8000 फुट की ऊंचाई पर एक गोता लगाया, डैनों को समेटा और यह जानने के लिए खुद को तैयार किया कि वह कैसे मुड़े। अब धीरे धीरे जोनाथन लिविंगस्टन सीगल का कॉन्फिडेंस मजबूत हो गया था। वो ऐसी ऐसी कलाबाजियां खाता था जो आज तक किसी सीगल ने, किसी पक्षी ने नहीं खाई।
उसने अब समुद्री पक्षियों के साथ बातचीत में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उड़ता रहता। कहानी आगे बढ़ती है। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल सागर तट पर झुंड में जा मिला। जब पूरी रात हो गई थी तो थका हुआ वो वापस से झुंड में आया। अब उसके पास एक नया अचीवमेंट था। उसने इतनी ऊंचाई तक पहुंचा था, एक नई कलाबाजियां खाना सीखा था जो आज तक किसी सीगल ने देखा ही नहीं। उसे पहली बार पता लगा कि एक सीगल क्या क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या संभावनाएं हैं। उसने सोचा कि अब उन्हें मेरी इस उपलब्धि का पता लगेगा। उसे पता लगेगा एक सीगल क्या क्या कर सकता है, तो पूरा झुंड जो है उसे कितना मजा आ जाएगा। बजाय मछली पकड़ने के, नावों के आसपास नीरस काम करने के, जिंदगी का एक अर्थ है। हम खुद को अज्ञान के दलदल से ऊपर उठा सकते हैं, स्वयं को विशेष गुणों वाले, बुद्धिमान और कुशल जीवों के रूप में पहचान सकते हैं। धीरे धीरे उसे पर्पस ऑफ लाइफ पता लगा कि केवल खाना पीना रोटी ये सब नहीं है। पर्पस ऑफ लाइफ है उड़ना और ऊपर उड़ना और अपनी नई नई संभावनाओं को तलाशना। आने वाले वर्ष एक नई उपलब्धि के साथ, संभावनाओं के साथ गूंज रहे थे। अब जोनाथन लिविंगस्टन सीगल जब जमीन पे उतरा, सुबह हो चुकी थी। सीगल की पंचायत जमी थी। सीगल की पंचायत में जोनाथन लिविंगस्टन सीगल को बुलाया गया। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, इधर आओ। जोनाथन बड़ा खुश था क्योंकि उसने जो जो कारनामे किए थे, ऐसा लगता था कि शायद इस पूरी पंचायत को, इस पूरे झुंड को उन उपलब्धियों के बारे में पता लग गया है। शायद लोगों को पता लग गया है कि एक सीगल क्या क्या कर सकता है। कितना मजा आएगा उनको यह बताने में कि हम सब कितना क्षुद्र जीवन जीते थे, जीवन की कितनी अपार संभावनाएं हैं। आज मैं यह सब संभावनाओं को सबके साथ बांटूंगा, आनंद आ जाएगा। तो पंच की आवाज आई। पंच यानी सरपंच, मुखिया की आवाज आई, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, बीचों बीच खड़े हो जाओ। मुखिया के शब्द किसी बड़े समारोह के समय इस्तेमाल होने वाली आवाज में गूंजे। बीचों बीच खड़े होने का मतलब था कि या तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी या बहुत बड़ा सम्मान। शायद बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है। सम्मान के लिए बीचों बीच खड़े हो जाना वह तरीका था जिससे सीगल्स के साथ सबसे बड़े नेता की पहचान होती थी। निश्चय ही उसने सोचा कि आज सुबह वह नाश्ते वाला झुंड, उन्होंने मेरी उपलब्धि देखी है, लेकिन मुझे कोई सम्मान वगैरह नहीं चाहिए। शायद वह मुझे कुछ उपाधि देना चाहते हैं, मुझे उपाधि भी नहीं चाहिए। मुझे तो केवल यह आपको बताना है कि एक सीगल क्या क्या कर सकता है। वह सब आप सब भी कर सकते हैं। तो मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं नेता बनूं, ऐसा उसने मन में सोचा। मैं तो सिर्फ वही बांटना चाहता हूं जो मैंने पाया है, वह क्षितिज दिखाना चाहता हूं जो हम सबके आगे फैला हुआ है। वह आगे बढ़ा। मुखिया ने कहा, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, अपने सभी साथी सीगल्स के सामने नजरें नीचे झुका के खड़े हो जाओ। हैं? नजरें झुका के खड़े हो जाओ। उसे ऐसा लगा कि उसने जोर से किसी ने थप्पड़ मारा है। उसके घुटने कांपने लगे, उसके पंख लटक गए, कानों में जैसे आवाजें गूंजने लगी। शर्मिंदा होने के लिए बीचों बीच खड़ा होना, ये तो असंभव बात है। शायद वे मेरी उपलब्धि को समझ नहीं पा रहे। बीचों बीच से अनाउंसमेंट हुआ, जोनाथन लिविंगस्टन की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी के लिए सीगल बिरादरी की गरिमा और परंपरा को तोड़ने के लिए अब जोनाथन लिविंगस्टन सीगल को परिणाम भुगतना पड़ेगा।
एक दिन जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, तुम्हें पता चलेगा कि इस तरह की गैर जिम्मेदारी का कोई फायदा नहीं होता। जीवन के बारे में हम इसके सिवा कुछ जानते नहीं, न जान सकते हैं। हम केवल इतना ही जानते हैं कि हमें खाने के लिए भेजा हुआ है, वह भी इसलिए कि हम जी सकें, और हमें जिंदा रहने के लिए केवल भेजा गया है। इस पंचायत में जॉनथन लिविंगस्टन सीगल की घोर बेइज्जती हुई। जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं, मुझे याद है मास्टर, जब मैंने सन 2000 में पहली बार ध्यान किया था, आज से 23 साल पहले, तो मैं खुशी खुशी घर आया और मैंने सबको बताया, अपने घर के लोगों को, कि देखो मुझे ध्यान मिल गया है और तुम लोग क्या क्षुद्र जीवन जीते हो, और जीवन तो इतना विराट है। और मैंने कुछ एक किताबें पढ़ी थी कि हमारे अंदर क्या क्या असीम संभावनाएं हैं, एक ध्यानी क्या क्या पा सकता है। आज से 23 साल पहले जवानी के दिन थे, अंदर से कोपलें फल रही थी। तो मैं घर आया और मैंने उन सबको बताया। मेरी 20 साल की उम्र थी, तो मैं खुशी खुशी आया और मैंने बहुत सारे कुछ कटु वाक्य भी बोले कि आप लोग क्या जी रहे हो, जीने का कोई सार है, इस जीने से तो मरना अच्छा है, ऐसा। तो बिल्कुल ऐसी घर की पंचायत जमी हुई थी और मुझे जॉनथन लिविंगस्टन सीगल के जैसे बीचों बीच खड़े होके घोर बेइज्जत किया गया था। और उस दिन से मैं एक आतंकवादी की तरह घर में लिया जाता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास वह सब एक्सपीरियंस थे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जो मैं शब्दों में बता नहीं सकता था, जिसके लिए किसी को ध्यान करना हो, किसी सज्जन सांगत्य अथवा स्वाध्याय करना हो। तो हम सब के अंदर एक जॉनथन लिविंगस्टन सीगल है। हम सब ने हमेशा कोशिश की है कि हम जो इस मार्ग पे हमने जो देखा है वो सबको बताएं, सबके साथ शेयर करें, उन्हें बताएं। और कई मौकों पे हमें भी इस जॉनथन के जैसे अपमान झेलना पड़ा है और समाज के बाहर या समूहों के बाहर धकेलने की कोशिश की गई। जॉनथन लिविंगस्टन सीगल को बहिष्कृत कर दिया गया, झुंड के समूह से बाहर निकाल दिया गया। उसे कहा गया कि तुम जैसा कोई गैर जिम्मेदार शख्स आज तक आया नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं है कि एक सीगल को केवल खाना खाने के लिए, भोजन की तलाश के लिए भेजा गया है? हमारे जीवन का एकमात्र मकसद है कि सुबह उठना, खाने की खोज करना और शाम को वापस घर आ जाना। तुम ये क्या कर रहे हो और क्यों यहाँ पे लोगों को बिगाड़ रहे हो? जीवन में इसके बारे में हम कुछ नहीं जान सकते, हम कुछ नहीं जानते, न जान सकते। मास्टर्स, अंग्रेजी में एक कहावत है अंग्रेजी में, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आपको पता भी नहीं है कि आप क्या क्या नहीं जानते। हम जो जानते हैं, हमें संसार केवल उतना ही बड़ा लगता है। एक कुएं के मेंढक को कुआं ही पूरा संसार दिखता है, उसे पता ही नहीं है कि संसार, इसके बाहर भी कुछ है। What you don't know, you don't know। आपको पता ही नहीं है कि आपकी सोच के दायरे के बाहर भी एक दुनिया है। आपने अपने आप को इस दायरे में, इस पिंजरे में कैद कर लिया है और आपको लगता है कि केवल यही जीवन है, जो सुबह से शाम तक निकलता है। बिस्तर से सुबह हम उठते हैं और रात को जब बिस्तर चले जाते हैं, केवल वही एक जीवन है। कभी इस दीवार को, इस इमेजिनेशन की दीवार को तोड़ने की हम कभी कोशिश नहीं करते। यह सीगल का झुंड जॉनथन को यही बता रहा है कि ना तो हम कुछ इसके अलावा जानते हैं, ना कभी कुछ जान सकते। कोई सीगल परिषद के झुंड को पलटकर जवाब नहीं देता, लेकिन जॉनथन ने कहा, गैर जिम्मेदारी? मेरे भाइयों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं। उस सीगल से ज्यादा जिम्मेदार कौन है जो जिंदगी का एक मतलब एक और भी ऊंचा उद्देश्य खोज लेता है। जिंदगी का एक मतलब, उससे भी बड़ा एक उद्देश्य खोज लेता है। हजारों वर्षों से हम मछलियों के लिए छीना झपटी करते हैं, लेकिन अब हमारे पास सीखने की, जीने की, खोजने की, आजाद होने की एक वजह है।
जोनाथन कहता है मुझे बोलने तो दीजिए, मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि मैंने क्या पाया है। परंतु पूरा का पूरा झुंड एक पत्थर का बन गया था। झुंड ने कहा, जोनाथन, हमारा भाईचारा अब टूट गया है। सब सीगल ने एक स्वर में कहा। उन्होंने अपने कान उंगली लगा के बंद कर लिए और उसकी तरफ पीठ कर ली। जोनाथन सीगल ने अपने बाकी दिन अकेले बिताए। वह दूर किसी चट्टान पे उड़ता चला गया। उसका एकमात्र दुख यही था। उसका एकमात्र दुख अकेलापन नहीं था। उसका एकमात्र दुख यह था कि जो दूसरे सीगल ने, उसका एकमात्र दुख अकेलापन नहीं था, बल्कि यह था कि दूसरे सीगल ने उस शान में विश्वास करने से इनकार किया जो उड़ने में थी। उड़ने में भी एक शान है जिसको विश्वास करने के लिए इस ग्रुप ने इनकार कर दिया। और जो उसका इंतजार कर रही थी, उन्होंने अपनी आंखें खोलकर देखने से ही इनकार कर दिया। वह रोज, मास्टर्स बोरिंग तो नहीं हो रहा है? बोरिंग हो रहा है तो हम नहीं सर, कंटिन्यू करें, मजा आ रहे हैं। थोड़ा देर और चलाते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू करें सर। हमारा जोनाथन, ये सब हमारी जिंदगी से ही कनेक्टेड है मास्टर्स, इसलिए ये इंटरेस्टिंग है। हमारी जीवन में यह सब होता है। कभी कभी हम हार के रुक जाते हैं, फिर हमारे अंदर कुछ एक एनर्जी आती है, फिर एक मील और चलने की कोशिश करते हैं। तो यह जोनाथन हमें यह सिखा रहा है कि अगर तुम अकेले भी खड़े हो तो अकेले खड़े होने के लिए भी तैयार रहो, है ना। तुम जिस पिरामिड के जिस शिखर पर तुम पहुंच गए हो, उस शिखर पर तुमको पहचानने का, तुमको स्वीकारने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। तुम यह कोशिश मत करो, ये सोचो भी मत कि दुनिया तुम्हें स्वीकारेगी, लोग तुम्हें समझेंगे कि तुम किस शिखर पे पहुंच गए हो। हाँ, जब भी शिखर पर पहुंचो तो लोगों को बताने की कोशिश अवश्य करो, चाहे उनके कान खुले हो अथवा बंद। वह रोज सीखता, वह हर रोज वह और सीखता। उसने सीखा कि एक तेज रफ्तार वाला गोता लगाने पर वह समुद्र के अंदर गहराई में चला जाता और वहां मीठी मीठी स्वादिष्ट मछलियां खाने मिलती, जिसका स्वाद आज तक किसी सीगल ने नहीं लिया था, क्योंकि सारे सीगल केवल ऊपर ऊपर की वही बासी मछलियां खाने में अपना सामर्थ्य देखते थे। उसने अब उसे उस बासी रोटी के टुकड़ों की आवश्यकता नहीं थी। उसने हवा में ही नींद लेना सीख लिया। रात को वह तट के बाहर आता, हवा के पार की दिशा करके सूर्योदय के बीच 100 मील का फासला तय करते हुए बादलों के बीच में पहुंच जाता। वहां बिना किसी प्रयास के वह उड़ता रहता। आज तक ऐसा किसी सीगल ने, किसी समुद्री पक्षी ने नहीं देखा। उसे पता लगता कि साफ आकाश के दूसरी तरफ भी स्वादिष्ट कीड़े, मेडिटेशन के लिए बताया जा रहा है कि किस तरह से हम उड़ते हुए आंखें बंद जब कर लेते हैं तो हमें एक नई दुनिया का दृश्य मिलता है। यहाँ बताते हैं कि वह आकाश में उड़ जाता और बिना किसी प्रयास के जहां उसे हवा ले जाती, रात भर वहां उड़ता। उसे बिना उड़ते हुए भी उड़ना सीख लिया था। उसे पता लगा कि बादलों के दूसरी तरफ भी स्वादिष्ट मीठे मीठे कीड़े हैं, जिसे आज तक किसी समुद्री पक्षी ने चखा नहीं, देखा भी नहीं। उसने ऊंची हवाओं पर सवार होकर किनारे के बहुत अंदर तक पहुंचना और वहां मुलायम कीड़ों का भोजन करना सीख लिया था। इसकी उम्मीद कभी उसने पूरे झुंड के लिए की थी कि जो मुझे मिल गया है, जो मैंने देख लिया है, वह सारे झुंड को दिखाऊं, सबको बताऊं। परंतु अब वह सिर्फ अपने लिए हासिल करता। जो भी सिद्धियां, जो भी रिद्धियां उसे मिलती, अब झुंड वाले कोई भी व्यक्ति उसके साथ नहीं था, तो वह खुद के लिए इन सबको हासिल करता। उसने उड़ना सीखा था और इसके लिए उसने एक भारी कीमत चुकाई थी,
पर अब वह दुखी नहीं था। जॉनथन लिविंगस्टन सीगल ने पाया कि ऊब 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 यानी बोरिंगनेस, बोर हो जाते हैं तो उसको ऊब बोलते हैं ना। जॉनथन सीगल ने पाया कि ऊब, भय और गुस्सा, ऊब, भय और गुस्सा वे 3 कारण हैं जिसके कारण समुद्री पक्षी की जिंदगी इतनी छोटी है। ऊब, बोरिंगनेस, बोरियत, गुस्सा और दुख और भय, ये 3 कारण हैं जिसके कारण एक समुद्री पक्षी की उम्र इतनी कम है। और अपने ख्यालों से इनके दूर होने पर उसने एक बहुत लंबा जीवन झुंड के अलग जिया था, अलग जीता था। झुंड से अब उसे कोई सरोकार नहीं था, कोई दरकार नहीं थी। अकेला जीवन जीता था, मस्तराम। तभी एस्ट्रल मास्टर्स का आगमन हुआ। तभी वे शाम को आए और उन्होंने जॉनथन को अपने अति प्रिय आसमान में अकेले और शांति से पंख हिलाए बिना उड़ते पाया। जॉनथन ने सीख लिया था कि बिना पंख उड़ाए भी उड़ सकते हैं। तो उन समुद्री डैनों के बीच में जॉनथन के पास में जॉनथन एक दिन उड़ता था और उसने अपने दोनों तरफ देखा कि 2 एस्ट्रल मास्टर्स समुद्री पक्षी के आकार में ही उसके पास उड़ रहे हैं। जॉनथन ने अपना पूरा जीवन जी लिया था, समुद्री पक्षी अलग, सब पूरे झुंड से अलग, बहुत सारे नए नए चीज कीर्तिमान उसने देख लिए थे। एक दिन उड़ता था तो 2 एस्ट्रल मास्टर्स आए उसके पास। वह देखता था कि मेरे जैसे ये भी बिना पंख हिलाए उड़ सकते हैं। कहने का मतलब जो उसने पाया था वह इन दोनों ने भी पाया हुआ था। बिना एक शब्द कहे जॉनथन ने उनकी परीक्षा ली। वह अपनी बनाई हुई परीक्षा, जॉनथन ने खुद उनकी परीक्षा ली। आज तक इस परीक्षा पे कोई समुद्री पक्षी खरा नहीं उतरा था। उसने अपने डैने मोड़े, इन्होंने भी अपने डैने मोड़ दिए। उसने अपनी स्पीड थोड़ी सी कम की, इन्होंने भी अपनी स्पीड थोड़ी सी कम की। उसने ऐसे ऐसे कीर्तिमान किए, जो रचनाएं की जो केवल वही कर सकता था। उसने देखा कि इन 2 समुद्री पक्षियों ने भी वह उस तरह की आर्टिकुलेशन की है। वह समझ गया कि ये 2 जो आए हैं ये भी मेरे जैसे हैं। वह पलटकर सपाट उड़ान में चला आया और बोला कि भाई साहब तुम दोनों कौन हो? जॉनथन के उन 2 नए सीगल ने कहा, जॉनथन हम तुम्हारे भाई हैं, हम दूसरे संसार से आए हैं तुम्हें लेने के लिए। जॉनथन ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है भैया, मैं बहिष्कृत हो चुका हूं, मुझे बाहर निकाला जा चुका है, अब मैं अकेला रहता हूं और अब मैं इस बूढ़े शरीर को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकता। लेकिन जॉनथन तुम कर सकते हो। अब एक स्कूल खत्म हो गया, दूसरा स्कूल की बारी है। पत्री सर हमें कहते थे ना कि हम मास्टर्स इस जगत में सिखाते हैं, फिर हम में से जीवन के उपरांत, मृत्यु के उपरांत हम दूसरे जगत में अपना जीवन गुजारते हैं और इसी तरह का स्पिरिचुअल नॉलेज दूसरे जगत में देते हैं। इस जॉनथन को यही बताया जा रहा है कि जॉनथन तुम कर सकते हो क्योंकि तुमने उड़ना सीखा है। एक स्कूल खत्म हो गया, अब दूसरा स्कूल शुरू करने का समय आ गया। अंग्रेजी में कहते हैं कि when the student is ready, master appears। जब एक शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि वह गुरु कौन है और वो जॉनथन को क्या बताता है। इस तरह की समझदारी ने जॉनथन सीगल के लिए उस क्षण को आलोकित कर दिया कि मानो वह ताउम्र उसके ऊपर दमकते रहने वाली थी। उसको समझ में आया कि एक ऐसी अलौकिक शक्ति मैंने पाली है जो जीवन भर मेरे साथ रहे। उसे समझ में आया कि मैं और भी ऊंचा उड़ सकता हूं। मैं तो सोचता था केवल इस भौतिक संसार में ही ऊंचा उड़ा जा सकता है, परंतु यह बताते हैं कि तुम पराभौतिक संसार भी है जहां तुम और ऊंची उड़ान कर सकते हो।
जोनाथन, अब असली घर जाने का समय आ गया। उसने आकाश के विस्तार पर, उस शानदार रूपहली जमीन पर एक आखिरी नीचे समुद्र पर उसने एक आखिरी निगाह डाली, जहां उसने इतना कुछ सीखा था, और अपने दोनों साथियों को बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। और जोनाथन लिविंगस्टन सीगल उन तारों जैसे चमकते हुए दिखने वाले 2 सीगल के साथ और ऊपर आकाश में कहीं और उड़ गया। कल के एपिसोड में हम देखेंगे मास्टर्स कि जोनाथन ने नया पराभौतिक जगत में क्या देखा और क्या पाया। आज इस कहानी के आज हमने एक चैप्टर खत्म किया इस कहानी का, कल और आज मिला के। कल इसके दूसरे भाग पे जाएंगे। इस कहानी को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग में जोनाथन जमीन पे भौतिक जगत में है। अब दूसरे चैप्टर में जोनाथन अपने असली जगत में पहुंचेगा। हम सबको यह मैसेज है मास्टर्स कि जो हम कार्य करते हैं, हमको दिखता है यह भौतिक जगत जहां हमारी बात नहीं सुनी जाती, परंतु हमारा असली जीवन, असली काम यहाँ पे नहीं है। असली काम करने के लिए हमारे पास और भी जगत और भी दुनियाएं हैं। आज की क्लास मैंने कुछ लंबी खींच दी। अगर इसमें आप लोगों को आपत्ति हो, आज पार्टिसिपेंट भी कम हो गए, 14 आए थे, 9 बचे जिसमें से एक मैं हूँ। तो आप कहेंगे तो इसको कल कुछ छोटा कर देंगे, और कोई कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। फिर हम इस क्लास को पूरा करते हैं, खत्म करते हैं आज। सर, आज की जो कहानी थी उससे एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल से, कि संभावना के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। बस वो द्वार हमें दिखते नहीं है या हम वहां उस द्वार तक पहुंच नहीं पाते। संभावनाओं के द्वार तो खुले हैं, बस जाने की एक हिम्मत चाहिए उन द्वार तक। यदि उस द्वार तक हम पहुंच जाते हैं तो वाकई में पार हो जाएंगे। बस ये शिक्षा आज की कहानी से मिली है हमें। यस सर, यस सर, यस सर। सीमा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं ना? हाँ। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि संभावना तो बहुत है। अब हम लोग भी धीरे धीरे उड़ान भरना शुरू कर रहे हैं कि किसी तरह हम भी आगे बढ़ करके और दूसरी दुनिया में पहुंचे। तो जो है आपके द्वारा जो कहानियां इस तरह से, मतलब कहानी तो हम पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ने में और इस तरह से सुनने में जमीन आसमान का अंतर है। ये एकदम दिल में उतरती है और वो केवल दिमाग में रह के रह जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बस यही कहना था। थैंक यू सो मच। हेलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक ऐसा सब्जेक्ट चुनने के लिए जो आगे की लाइफ को बता रहा है। मतलब कहानी में खो गया, ऐसा लगा कि नहीं, ये कहानी हमारा जीवन को आगे कहाँ लेके जा रही है। आगे कल के इंतजार में बैठ गया आज से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पर्सनल क्वेश्चन था सर। यस सर। आपका जब पहला एक्सपीरियंस था, जो आपने बताया ना अभी, ध्यान का पहला एक्सपीरियंस था जो, वो क्या था? तो थोड़ा उसको समझा दो। सर 2000 की बात है। 2000 में मैं 20 साल का था, और मैंने ओशो की किताबें सन 96-97 के बीच में पढ़ना शुरू की थी। मेरे घर में पिताजी, ये किताब थी संभोग से समाधि की ओर। तो उस किताब में ओशो ने सेक्स के बारे में बताया था। तो मैं बचपन से उसी परिवार में हूँ जहाँ पे कि कोई मूवी जब चलती थी और उसमें कोई किसिंग सीन आता था तो मम्मी आंखों पे उंगली रख देती थी या चैनल चेंज कर देती थी। और घर पे इस तरह की कोई बातें नहीं हो सकती थी, लड़कियों के बारे में कोई बातें नहीं हो सकती थी। वो सब हम सब के घरों में जो होता है वो सब था। जी। तो मैंने जब पहली बार वो किताब पढ़ी 98 के आसपास, संभोग से समाधि, तो उस किताब पढ़ने के बाद, वो किताब मैंने उठाई थी क्योंकि उसमें बहुत अच्छे कामुक चित्र थे, तो उन्हें देखने के लिए उठाई और उनको देखते हुए उस किताब के विषय में खो गया। पढ़ते पढ़ते पढ़ते
मुझे पता लगा, उस ओशो ने उस किताब में बताया था कि सेक्स जो है वह एक रास्ता है समाधि की तरफ जाने का। और सेक्स में किसी व्यक्ति को जब चरम उपलब्धि होती है, जिसको एक्सटेसी कहते हैं, ऑर्गेज्म कहते हैं, वह उस पल को हासिल करने के लिए व्यक्ति बार बार सेक्स में जाता है। और एक्चुअली एक योगी या एक ऋषि उस समाधि के क्षण को पूरे जीवन एंजॉय करता है। तो उन्होंने कहा था कि संभोग से समाधि, कि अगर आप संभोग को सही तरह से समझ पाए तो आप समाधि तक सकते हैं। यह किताब ने मेरे अंदर एक विस्फोट कर दिया था, क्योंकि उस समय यही सब्जेक्ट हमारे जीवन में चलता रहता था, नया नया 18-19 की उम्र में। तो वो यही सब बातें मैंने घर पे बताता था, और घर में जब मैं बताता था तो मुझे आतंकवादी जैसा बता दिया जाता था, क्योंकि मैं उन सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा था जो सब्जेक्ट पूर्णतः निषेध थे। ठीक है, समझ नहीं आया, क्योंकि मैं खुल चुका था और कोई और खुला नहीं था, और मुझे कोई दिखता नहीं था कि ऐसी कोई बात मैं किससे करूं। तो मैं बहुत अंदर से, जिसको बोलते कुड़ता जा रहा था। फिर इंदौर में सन 2000 में ओशो का एक मेडिटेशन सेंटर बना। सन 2000 में पुणे से ओशो की एक अनुयायी अमृत साधना के नाम से वो इंदौर आई। 3 दिन का वहां पे कैंप हुआ। वहां पे मैंने पहली बार डायनामिक मेडिटेशन, ओशो का दिया हुआ एक बहुत अनमोल ध्यान है, वह किया। और वो मेडिटेशन की रचना इस प्रकार से की गई है कि व्यक्ति पूरे तरह से अंदर, उसके अंदर जो भी उबाल हो उसको वो बाहर प्रदर्शित कर दे और अंदर से एकदम आराम में चला जाए। मुझे याद है 3 दिन वो ध्यान करने के बाद मैं फूट फूट के रो रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रो क्यों रहा हूँ। असली में रो इसलिए रहा था क्योंकि अंदर से पहली बार जो भी भरा हुआ था उसको निकालने का एक मार्ग मुझे पहली बार मिला। 3 दिन ध्यान करके मैं बहुत, 3 दिन तक तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं रो क्यों रहा हूँ, रोते जा रहा, रोते जा रहा, रोते जा रहा। लेकिन बताया भी गया था कि जो भी अंदर से इमोशन आए उसे निकल जाने देना है, उसे रोकना नहीं है किसी भी तरीके से। तो यह करता गया और उसके बाद जो शांति मिली, जैसे किसी घोड़े के ऊपर जब पस पड़ जाती है और बहुत दर्द करता है, जब उसको आप चीरा लगाते हैं और पूरी पस निकल जाती है तो पहली बार आराम पड़ता है, वैसा मुझे पहला हुआ। तो ध्यान का मेरा पहला अनुभव था। उसके बाद 2-3 बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हुए, ये हुआ। और काफी ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिससे आज आप लोग बोलते हैं कि ध्यान में समय का पता ही नहीं चलता। हम लोग ओशो के प्रवचन सुनते थे, और 1 घंटे के या 1.5 घंटे के प्रवचन होते थे, जिसमें प्रवचन सुनते सुनते ही हम क्या पता कहाँ खो जाते थे, सो जाते थे कि खो जाते थे, कुछ पता नहीं, जो शून्य अवस्था में पहुंच जाते थे। पर वो अनमोल क्षण होते थे, उसमें एकदम शांति मिलती थी। तो वो उस समय सन 2000, 2001, 2, 3 के बीच में ध्यान के मेरे पहले क्षण थे जो ओशो के द्वारा मुझे मिले। फिर मैंने अन्य स्कूलों में ध्यान की एक्सपीरियंसेस लिए, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आते गए, पकते गए, ये है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपने बोला था इसलिए मैंने कहा एक बार पूछ लूं कि ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा सर। जी सर। तो वो एक्सपीरियंस के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये सब बदल देने वाले, मानसिक दशा को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चित्त, जो सोचने विचारने की तरीके को पूरा बदल देने वाले क्षण थे ये। तो ये है बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कोई इसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। कोई कुछ शेयर करना चाहे तो हमारे साथ शेयर अवश्य करना चाहिए। मैंने कल भी आपको बताया था, हम दान हमेशा पैसे के दान को समझते हैं कि कहीं मंदिर में गए और 10 रुपए दान कर दिए, वही एकमात्र दान है। आप सोचिए, जब कोई व्यक्ति, कुछ भी उसके जेब में 1 रुपए भी ना हो, वह केवल एक अगरबत्ती अगर मंदिर में जला देता है तो हजारों लोगों का मन खुश हो जाता है, वह भी एक दान है। जब हम कुछ अच्छे शब्द अपने मुंह से बोल देते हैं जिससे कि किसी के व्यक्ति की जीवन बदल सकता है, यह भी एक दान है। इस क्लास में हम कुछ दान नहीं कर सकते, परंतु इस तरह की क्लास में हम कुछ छोटी सी बात जो अंदर आई हुई है उसे बोल सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। कोई ऐसा सवाल हो जो हम पूछना चाहें, हम पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या पता आपका एक सवाल किसी और के सवाल जैसा हो, आपके सवाल से किसी और के सवाल का जवाब उसे मिल जाए।
आपकी शेयरिंग से कोई और व्यक्ति को कोई आंसर मिल जाए। तो ऐसे अमूल्य क्षणों को छोड़ना नहीं चाहिए मास्टर्स, हमेशा इनका उपयोग करना चाहिए। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है मास्टर्स। सर एक क्वेश्चन मेरा था, जिस तरीके से ध्यान की अलग अलग क्रियाएं होती हैं, जैसे आपने अभी जो बताया कि ओशो की एक अलग क्रिया थी जिसमें मैं 3 दिन तक आप रोते रहे रोते रहे रोते रहे, इस तरह के किसी भी ध्यान में या किसी भी तरीके से ध्यान में कोई फेयर हो, कोई दुख हो, उसे क्या डिटॉक्स होता है वो ध्यान की, किसी भी ध्यान से, या केवल वही ध्यान की क्रिया है कि उससे ही डिटॉक्स होगा जो आपने किया? सर मैंने ओशो के ध्यान से जितना आसानी से अपने आप को एक्सप्लोड होते देखा है, मैंने और कभी किसी और ध्यान में नहीं देखा। ओशो तो बोलते ही थे कि हम लोग सब भरे हुए हैं अंदर से, सब इकट्ठा कर लिया कूड़ा हमने और हम सब अंदर पके हुए हैं एकदम, ठीक है। बाहर से हम रंग रोगन कर लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं और दिखते हैं कि बहुत अच्छे हैं, एकदम सभ्य हैं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। परंतु परत दर परत दर परत दर परत इस जीवन की और पता नहीं कितने जीवन की परत हम सबके अंदर इकट्ठी है। तो ओशो के ध्यान इस तरीके से बने हुए थे कि हम उन परतों को उघाड़ सके और उनसे फ्री होते जाए। क्योंकि ये कहने की बात ये सही भी थी कि जब तक हम अंदर से अपने आप के कचरा बाहर नहीं निकालेंगे, तब से ऊपर जो भी चढ़ाएंगे वो केवल ऊपर ही रहेगा। तो ये मेरे पास अनमोल मेरे पास एक्सपीरियंसेस थे कि वहाँ उस मेडिटेशन में मैंने बहुत डायनामिक वगैरह किया था। आज भी मैं कभी ऐसा होता है साल में एक आध बार तो कुछ डायनामिक कुछ दिनों के लिए 10, 11, 12 दिन या 21 दिन के लिए करता अवश्य हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी ध्यान में मैंने ऐसा देखा नहीं, ये मेरा खुद का अनुभव है। ऐसा आवश्यक नहीं है सबके लिए ऐसा हो, लेकिन मैंने तो ऐसा सही जाना है। मैंने असली में जब भी कुछ मैं कभी किसी के साथ हर किसी से सीखा है परंतु रुका नहीं, है ना। आज भी नई चीज किसी गुरु से सीखने मिलती है तो मैं अंगीकार कर लेता हूँ। मैं कभी सोचता नहीं कि मैं पूरा पक चुका हूँ, ऐसा लगता है कि अभी और कुछ भी है और कुछ भी है। मेरे हिसाब से हम सबको अपने दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। जैसे जैसे हम समझ हमारी बढ़ती जाती है, हम उन सब चीजों को देख पाते हैं जो कभी नहीं दिखती थी जो चीजें। ऐसा है सर, मुझे ऐसा लगता है। चलिए सर, आज आपसे बात आज करके बहुत अच्छा अनुभव हुआ हमें, और जानकारी लगी मेडिटेशन के बारे में, और गहराई से जानकारी लगी हम लोग। जी सर, जी सर। कल फिर मिलते हैं 9 बजे, है ना, और आगे ले जाते हैं। आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा जोनाथन के बारे में बात करते करते। मैं खुद ऐसा लग रहा था कि मैं जोनाथन के द्वारा आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये टॉपिक कुछ अलग है ना, एकदम हटके, सब जो दूसरे टॉपिक से उनसे एकदम अलग हटके चल रहा है पूरा। इसका मतलब जो बिल्कुल ऑथर है, हाँ सही बोल रहे हैं, इसका जो ऑथर है रिचर्ड बाक करके है इस ऑथर का नाम। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम जो सेथ विजडम की बात करते हैं, सेथ विजडम, है ना। तो सेथ विजडम के समय जब सेथ का जो विजडम दिया जा रहा था, है ना, तो कुछ चुनिंदा लोग उस समय मौजूद हुआ करते थे उनकी सभाओं में, जब चैनलिंग हो रही थी ना सेथ विजडम की उस समय। तो उस समय कुछ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट उस समय वहां मौजूद होते थे, फिजिकल, आपके और मेरे जैसे, जैसे हम लोग इस मीटिंग में हैं। तो रिचर्ड बाक उनमें से एक व्यक्ति है। रिचर्ड बाक की किताबें जो हैं वो सब आप देखेंगे तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है बिल्कुल। एक सामान्य सी कहानी, जिसके दिखने में एकदम सामान्य सी कहानी है, ठीक है, परंतु पीछे एक एक लाइन में, एक एक सेंटेंस में आप जब खुद पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा एक एक सेंटेंस में स्पिरिचुअलिटी का निचोड़ लोड किया हुआ है, उसने लोड किया हुआ है। और छोटी छोटी कहानी, ये कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मात्र 60-65 पन्ने की कहानी है, इतनी आसान। तो इस तरह की मैंने बहुत कम किताबें पूरी तरह से पढ़ी है, परंतु ये किताब मुझे बहुत
और ये बहुत महान व्यक्तियों की ये बहुत फेवरेट किताब रही है, ये किताब। बहुत अलग सब्जेक्ट को अलग तरीके से समझाया गया, मतलब एक जोड़ते चले जाते हैं कहानी से पूरी, हाँ हाँ, एक के बाद एक के बाद एक जोड़ते चले जा रहे हैं हम। अभी जो आपको और कल आनंद था आएगा। वो आज है, हाँ वही वही वही। अरे अभी जी आप एक चीज और, ये अपने अभिषेक जी और उनकी पूरी टीम मिलके इतनी मेहनत कर रही है, सब कुछ कर रही है, थोड़ा और इस चीज को आप बढ़ाओ, आपके पास भी कुछ कॉन्टेक्ट होंगे, उनको भी पूरा ये सेशन का आप लिंक भेजें, सब करें, ठीक है क्योंकि सर, आपके लिंक्स में जानता हूँ आपकी कहाँ तक क्या है। अवश्य आप सर, थोड़ा और अवश्य। करेंगे तो अपने लिंक में और मजा आएगा और सब लोग जुड़ेंगे। आपका जो ये तरीका है ये समझेंगे सब लोग और आपके लोग भी जुड़ेंगे ना वहां से। सर जिसको जिसका समय आ जाता है उसको अपने आप रास्ता मिल जाता है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं चिंता आप एक नहीं। बार भेज दें, आप एक बार बस केवल कि हाँ मेरा हाँ, ऐसा वैसे सेशन चल भेजते हैं। रहा अभिषेक जी ने तो मेरे ख्याल से सैकड़ों, अभी तक ये संदेश कम से कम 1000 लोगों तक पहुंच चुका है। इस बात का तो है। अरे मुझे गजब। सही बोल रहा हूँ मैं अभिषेक जी, 1000 लोग ये तक तो अभिषेक जी की पहुंच। मेहनत तो मैं मानता हूँ सर, पूरे टाइम अलर्ट रहते हैं। तो ये बात मुझे पता है। तो ठीक है, मेरी कोई ऐसी दौड़ नहीं है कि बहुत हजारों लोग मेरी प्रोग्राम में आए और ऐसा। नहीं मेरी हजारों नहीं है, लेकिन आपका जो तरीका है ना सर वो बहुत अच्छा है, वो उसके तरीके से सब लोग को साथ में मिले, ये बोल रहा हूँ मैं। अवश्य होगा सर, अवश्य होगा। बिल्कुल ऐसे और बिल्कुल, आपके प्रोग्राम हम तरीके के साथ चलना है हमें। ऐसे और प्रोग्राम करेंगे सर, खूब मजा आएगा साथ में। बिल्कुल 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 खूब बिल्कुल मजा आएगा, सब एंजॉय करेंगे साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है सर, फिर ओके कल सर, मिलते हैं, है ना। हमारा प्रोग्राम सर 9 से 10:30 बजे तक तो रहेगा, 10 सवा 10 बजे तक। तो इस बात के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम ध्यान भी अच्छा खासा करेंगे, है ना। नहीं नहीं कुछ बिल्कुल तैयार सर, तैयार। और कुछ नए नए मेरे पास जो भी नॉलेज है मेडिटेशन से रिलेटेड, उसका मेरा कोई दावा नहीं है कि वो सही है। तो मेरी जो समझ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपको जो भी उसमें से लगता है कि काम की चीज है उसको उठा लीजिएगा, वैसा। ठीक है सर, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू ठीक सो है सर, मच। बिल्कुल। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।